आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सा लेक्चर्स। ठीक है, मतलब हमने IUPAC नेमिंग तो डिस्कस कर दिया था आपके साथ। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं अपना ऑर्गेनिक का चैप्टर 2 आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना है कि हो सकता है 1-2 लेक्चर आपको इसमें बेसिक सा लगे, लेकिन इसके बाद फिर हम लोग जब बेस क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम लोग कंपिटिटिव लेवल का तैयारी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ बेस क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि सर ये आइसोमेरिज्म जो वर्ड है ये क्या होता है, ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है। ठीक है, तो समझना है कि आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना होता है। ठीक है, जो आइसोमर्स को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आइसोमेरिज्म कब सोचेंगे। तो आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो आपस में सेम होना ही चाहिए, ये तो पहला कंडीशन है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होगा जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं C6H12O6, तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एक एग्जांपल बताए थे, ऐसे IUPAC नेमिंग में आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि कितने टाइप्स के फार्मूला एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, तो ये होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब भी कहीं पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसके बाद या तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी या तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी या तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या तो केमिकल या तो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और या तो हम लोग दोनों प्रॉपर्टी, या तो फिजिकल और केमिकल दोनों, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाए। मतलब या तो केमिकल प्रॉपर्टी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या तो फिजिकल और केमिकल, ये तीनों में से कोई सा भी एक हो जाए, अलग डिफरेंट हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो होगा आपस में आइसोमर्स होगा। और उस प्रोसेस को समझाने के लिए, उस फेनोमेना को समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब कि क्लियर बताएंगे कि सर आइसोमेरिज्म क्या होता है या आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स का मतलब हो गया कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, अलग क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट एदर फिजिकल प्रॉपर्टी, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या तो केमिकल प्रॉपर्टी या तो दोनों प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या होना चाहिए, अलग होना ही चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये हमारा आइसोमर्स होगा। और इसी आइसोमर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो देखो कुछ एग्जाम्पल से जैसे आपको समझाते हैं। जैसे हमने बनाया एक एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 6, इसे हम लोग बोलते हैं एन हेक्सेन। इसे क्या बोलोगे, एन हेक्सेन। फिर हमने बनाया एक, इसे बोलते हैं आइसोहेक्सेन, इसे बना रहे आइसोहेक्सेन, या तो बोल सकते हो या तो इसका नाम लिख सकते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये कंपाउंड, ये एक कंपाउंड और लिख रहे हैं, ये मान लेते हैं, इसे बोलते हैं इसे बोल रहे हैं नियोहेक्सेन, या तो इसका नाम लिख सकते हैं IUPAC नेमिंग में क्या 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो ये जो हमने 3 कंपाउंड लिखा है A, B और C, ये सब का फार्मूला बोलोगे तो सर C6H14 ही है, इसका भी बोलोगे तो C6H14 ही है, इसका भी C6H14 ही है। लेकिन यदि तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी या तो केमिकल या तो दोनों में से कोई, या तो दोनों अलग हो जाए, तो पक्का ये तीनों आपस में आइसोमर्स होगा। तो ध्यान रखना है कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, वो एक तरीक़ा से इन्वर्सली रिलेशन होते हैं ब्रांचिंग के साथ। बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इन्वर्सली रिलेशन होते हैं ब्रांचिंग के साथ। तो बॉइलिंग पॉइंट आपस में क्या होगा, इन्वर्सली होते हैं ब्रांचिंग के साथ। तो हम लोग बोल सकते हो कि सर यहाँ पे एक भी ब्रांचिंग नहीं है, सब स्ट्रेट है। तो मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट यदि मान लेते हैं रहा होगा 300 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं फिलहाल, तो पक्का देखो इसमें एक ब्रांच आ गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग बढ़ गया। तो ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट पक्का 300 से घट के हो सकता है 250 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, 300 तो कमेगा। इसमें देखो 2 ब्रांचिंग और आ गया, तो बोलोगे हो सकता है इसका बॉइलिंग पॉइंट और हमारा क्या बोलोगे
हो सकता है ये 200 डिग्री सेल्सियस आ जाए। इसका मतलब कि ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि ये तीनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आ गया, डिफरेंट है। मतलब ये तीनों आपस में क्या होगा, आइसोमर्स हैं। ये तीनों आपस में आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सर बेसिक क्या होते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स मतलब वही कि हमारा फार्मूला सेम लेकिन फिजिकल केमिकल या तो दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। तो ध्यान रखना है हम लोग को कि आइसोमेरिज्म हम लोग को 2 पार्ट्स में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आपको हो सकता है आज बेसिक लेक्चर बता रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक आइडिया मिलेगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो आइसोमेरिज्म में हम लोग को 2 पार्ट्स में पढ़ना है। एक हम लोग को पढ़ना है जिसे बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चरल उसके बाद स्टीरियो। हाँ, लेकिन दोनों में पहले तो ये आइडिया होना चाहिए ना कि स्ट्रक्चरल होता क्या है। तो ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट कनेक्टिविटी होना चाहिए। क्या बोलोगे, डिफरेंट कनेक्टिविटी। जब भी कनेक्टिविटी अलग अलग होगा तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल, और स्टीरियो में बोलोगे सेम कनेक्टिविटी। ठीक है, इसी में हम लोग बोलेंगे सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन स्पेस। तब हम लोग जाकर बोलेंगे इसे स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। जैसे कुछ एग्जांपल से समझाते, जैसे मान लेते हमने लिया ABC और D यहाँ पे। ठीक है, इसे बोलोगे फार्मूला ABCD बन जाएगा एक तरीक़ा से, क्योंकि एटम ABCD है। और हमने क्या किया, फिर से सेम ही ले रहे, लेकिन इस बार ACB और D कर दिया। इसका मतलब फार्मूला तो ABCD ही है एक तरीक़ा से, लेकिन देखो C का या B का कनेक्टिविटी क्या, पहले B से कौन जुड़ा था, A और C, और अभी B से कौन जुड़ गया, C और D। मतलब कि इस दोनों में अंतर क्या है कि कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब होता है पहले कौन जुड़ा है और अभी कौन जुड़ा है। तो कनेक्टिविटी जो है सो इसमें हमारा क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर आने वाला है। चाहे किसी का भी कनेक्टिविटी देखो, डी का कनेक्टिविटी सोचो पहले सी से था, अब डी का कनेक्टिविटी किसके हो गया, बी के साथ। तो इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर। सेम केस स्टीरियो को समझाना है तो मान लो ऐसे लिख रहे, ये हमने बनाया ABC और D। इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ऐसे कर दे रहे ABC और D। फार्मूला तो सेम है ABCD, इधर भी फार्मूला एक तरीका से बोलोगे सर ABCD है, लेकिन बताओ अंतर क्या है। तो अंतर देखो क्या है कि यहाँ पे A का कनेक्टिविटी B से था, B का C और D के साथ था, C का D के साथ। तो यहाँ भी देखो कनेक्टिविटी सबका सेम है, मतलब इस दोनों में ना कहीं पे कनेक्टिविटी अलग नहीं है। तो यहाँ पे बोलोगे सेम कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन अंतर क्या है, तो अंतर देखो ये है कि बी का जो है ना अरेंजमेंट, पहले एक तरीका से बोलोगे सर बी हमारे एक तरीका से लीनियर था, अब बी को आप थोड़ा सा स्लेंट कर चुके, मतलब इस बी का जो है ना अरेंजमेंट सिर्फ अलग अलग हमने कर दिया। तो इस बी का क्या है, अरेंजमेंट डिफरेंट है स्पेस में। इसका मतलब ये दोनों हमारा किसके अंदर आ जाएगा, स्टीरियो के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। चलिए देखिए, तो हमने बताया कि स्ट्रक्चरल क्या होते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जिससे आपको ये सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन होगा स्ट्रक्चरल और कौन होगा स्टीरियो, स्ट्रक्चरल वर्सेस स्टीरियो। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखो जैसे मान लो हमने लिखा HCl और H यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बनाया C डबल बॉन्ड H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। ये दोनों में बताना है कि क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस कार्बन का कनेक्टिविटी, ठीक है, इस कार्बन का कनेक्टिविटी पहले किससे था, Cl और H से। अभी भी इस कार्बन का कनेक्टिविटी किससे है, Cl और H से ही। फिर बोलेंगे इस कार्बन का कनेक्टिविटी यहाँ पे H और Cl से है, इस कार्बन का भी कनेक्टिविटी यहाँ पे H और Cl से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलोगे कि कनेक्टिविटी दोनों का क्या है, सेम है, फार्मूला भी सेम है। तो बोलोगे कि यहाँ पे सर सेम कनेक्टिविटी है,
सेम कनेक्टिविटी, लेकिन अंतर क्या है, बस यहाँ पे HCl, यहाँ देखो Cl और H, और यहाँ पे Cl को नीचे कर दिए, ठीक है। तो बशर्ते यहाँ पे एटम्स का स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो गया, तो सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन स्पेस। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर, तो ये हो जाएगा हम लोग का स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो एक और एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ लिख रहे Cl Br H और I, यहाँ हमने बताया H Cl Br और I, ठीक है। तो हम लोग बोले कि सर यहाँ पे एटम्स का जो कनेक्टिविटी है पहले Cl Br H और I से था, अभी बोलोगे वही इस कार्बन का कनेक्टिविटी Cl H Br और I से ही है, बशर्ते सिर्फ एटम इधर उधर कर दिया। इसका मतलब पक्का ये किसके अंदर आएगा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, ठीक है। चलो कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे देखते हैं। मान लेते हैं हमने बनाया ये, एक लिखे यहाँ पे, ठीक है, एक हमने लिखा है यहाँ पे और एक लिख रहे यहाँ पे। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पहले CH3 था, अभी भी CH3, चलो ठीक है। यहाँ पे बोलोगे एक कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन, मतलब कि यहीं पे हमारा कनेक्टिविटी क्या हो गया, डिफरेंट। अच्छा फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए। यहाँ पे बोलो कि डिफरेंट क्या आ गया, कनेक्टिविटी, बस जैसे डिफरेंट कनेक्टिविटी आ गया तो पक्का है हमारा ये दोनों किसके अंदर आ जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको कि ये बेसिक आइडिया पता हो गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं और स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या होते हैं। अब हम लोग लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे अपना कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कितने तरीक़ा से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है।